नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबकी पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे, ठंडी भी कम हो रही है। अब और मेहनत कीजिए और जितना हो सके अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पेपर का अभी कोई निश्चित नहीं है। वैसे जहाँ तक संभव है 90% पेपर हटेगा, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए है, 10-5 दिनों के लिए, क्योंकि जितने फार्म भरे जा चुके हैं लगभग 30 लाख का अनुमान था, जो 50 लाख का भी आंकड़ा पार कर चुका है। तो संभवतः 3 या 4 शिफ्ट में या 6 शिफ्ट में परीक्षाएं करवाई जाएंगी, इसीलिए डेट 2-4-10 दिन आगे पीछे हो सकती हैं। तो आप लोग को 2-4-10 दिन का जो टाइम मिलेगा उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, पढ़ाई में मेहनत करते रहिए, घूमिए मत, टहलिए मत, सर्दी है इसका बहाना मत बनाइए, पढ़ते रहिए। बस किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। चाहे आप लोग रजाई के अंदर, चाहे कुर्सी पे बैठकर, चाहे आग जलाकर सामने, किसी तरीके पढ़िए। ये दोस्तों हमारी जो श्रृंखला जो आपको लोगो दिख रहा है, ये हमारी पॉलिटी की श्रृंखला है। आप लोग इसको भी देखिए वहाँ जा कर के। फिलहाल मैं पॉलिटी का भी मैराथन लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ से जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आएंगे हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना। तो पहला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो केप किमोरिन, पॉइंट कैलीमर, इंदिरा पॉइंट या फिर पोर्ट ब्लेयर, ये आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, आज संपूर्ण भारत भूगोल पर बात करेंगे। पूरी जो भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, भारत भूगोल ही नहीं, हर तथ्यों को मैं इसमें शामिल करके ले चल रहा हूं। जहां से भी प्रश्न आएंगे पूरी तरीके से उसे हम डिटेल्स क्लियर करते चलेंगे। तो भारत का सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो वो इंदिरा पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। ये प्रश्न है, जितना टाइम आप लोगों को टाइमिंग मिलेगा ना, जितना टाइम अभी दिया था, इससे ज़्यादा टाइमिंग आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, 7 सेकंड। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, परिवर्तित नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो पार्सन पॉइंट, ला हिंगचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। कभी कभी सवाल आ सकता है कि सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। कभी कभी सवाल आ सकता है कि पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पे है। कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पिग्मेलियन पॉइंट जो है कितने अक्षांश पर स्थित है। तो सबका ध्यान रखना, अभी मैं पूरा क्लियर करते चल रहा हूँ। तो इंदिरा पॉइंट का जो परिवर्तित नाम है वो है पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, 3-4 प्रश्न लेके आया हूँ, ज़्यादा नहीं है, 4-5 प्रश्न तो पूरे हैं, लेकिन अभी तत्काल में जो प्रश्नों की बात हो रही है उस पर देख लेते हैं कि सिर्फ किस तरीके प्रश्न पूछा जा सकता है यूपीपी में। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम है? केप किमोरिन, रामेश्वरम, 3-4 ऑप्शन जो दिए हैं, इसमें से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट भी हो सकता है, भारत से संबंधित है तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगर केप किमोरिन की बात करते हैं तो भी भारत से संबंधित है। अगर केप किमोरिन की जगह हवाई अंतरिक्ष की बात होती तो हवाई अंतरिक्ष करीब में था। ठीक है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा काल? अक्षांशों की बात हो रही है, ध्यान रखना इसको, कौन सा कहाँ पे है। भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। आप लोगों का टाइम चालू हो चुका है, इसी के अंतर उत्तर दीजिए। टाइम समाप्त। आपका सही उत्तर है इंदिरा काल। ठीक। एक प्रश्न और आ रहा है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? कहां पे स्थित है? आपका टाइम शुरू हो चुका है। टाइम समाप्त होने से पहले आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कितना टाइम मिलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ स्क्रीन में उत्तर आता है आप लोग समझ लीजिए कि हमारा टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
ठीक है, भारत का जो दक्षिणतम है पिग्मेलियन पॉइंट जिसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं छठवां प्रश्न, हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की जो म्यांमार शाखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? महाभारत श्रेणी, अराकान योमा, पटकोई बुम, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सब जो हैं ये हिमालय के जगह जगह स्थानीय नाम हैं, इसका ध्यान रखना। हिमालय पर्वत पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है, पूरब से पश्चिम, न कि उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण हिमालय लंबा नहीं है, पूरब से पश्चिम में जो उसकी लंबाई है सबसे ज्यादा है। बाकी उत्तर से दक्षिण में एंडीज पर्वत है, सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज। बाकी जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है वो हिमालय का है। ठीक है, हिमालय की जो लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में लगभग 2500 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। हिमालय पर्वत पश्चिम में जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक के उत्तर में स्थित एक तिब्बत का पठार के पास मतलब सीमा पर नमचा बरवा एक चोटी है, उस चोटी तक ये विस्तृत है। तो चोटी का भी नाम याद कर लेना, कौन सी चोटी है? तो नमचा बरवा। कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पे है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, हिमालय की जो चौड़ाई है पश्चिमी भाग में अधिक, जबकि पूर्वी भाग में सकरा होता चला गया है हिमालय, उसकी चौड़ाई कम होती चली गई है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि पूर्वी भाग में हिमालय की स्थिति सकरी होने के कारण यह भाग काफी ऊंचा उठ गया है। ठीक है, सकरा दबाव जब पड़ा, दबाव पड़ा तो दबाव के कारण वो ऊपर भगता चला गया। हिमालय के पश्चिमी छोर पर दक्षिणावर्ती मोड़ को पाकिस्तान में जो नाम दिया जाता है इसे सुलेमान पर्वत कहा जाता है। अफगानिस्तान में इसको हिंदुकुश पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है हिमालय का ही पार्ट। कहाँ पे? पश्चिमी साइड में। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में है, अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में है। तो पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से। और अफगानिस्तान में किस नाम से? तो हिंदुकुश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित दक्षिणावर्ती मोड़ को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग इसके स्थानीय नाम है जनजातियों के आधार पर, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकई बुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी। इसमें जो प्रश्न आता है, मिजो पहाड़ियां किस पर्वत का भाग हैं? ठीक है, इस तरीके से, मतलब यहां से ये नहीं पूछा जाएगा कि किसका, यहां से बस यही भरमाया जाए किसका भाग है। वहां पे मणिपुर में गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ी है, ये सॉरी मणिपुर में नहीं, असम में गारो खासी जयंतिया नाम की पहाड़ी है, उसका भाग है, या हिमालय का भाग है, या अराकान योमा का भाग है। तो इसी तरीके से प्रश्न आता है। हिमालय पर्वत की एक शाखा जो म्यांमार में विस्तृत है, इसे म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न भी हमारा यही होगा, हाँ यही है, हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अराकान योमा के नाम से। हिमालय पर्वत विश्व के नवीनतम बलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? बलित पर्वत है। हिमालय पर्वत के निर्माण जो हुआ था यह सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। कब हुआ था? सेनोजोइक महाकल्प में। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी जो व्याख्या की है वो भूगर्भ शास्त्री हैं कोबर। ठीक है, जर्मन के निवासी हैं थे कोबर ने भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न आ सकता है कि भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोबर साहब ने किया था। ठीक है, यहाँ जहाँ हिमालय खड़ा है यहाँ पे इन्होंने बताया कि टेथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था, मतलब टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड और टेथिस भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड था। ये दो भूखंडों के नाम इन्होंने दिए हैं। जहां हिमालय खड़ा है, हिमालय के उत्तर में एक सपोज करते हैं कि हिमालय के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। कोबर के अनुसार गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड दोनों भूखंडों में अनेक नदियां बहती थी।
इन नदियों ने लंबे समय से, भाई नदियां बहेगी तो उसके साथ मलबा जरूर जाएगा, तो लंबे समय से टेथिस सागर में मलबा जमा करते करते काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। मलबे के जमाव के दबाव के कारण टेथिस में भूसन्नति मतलब अवतलन होने लगा। इसके साथ साथ यहाँ औषधि मलबे का जमाव भी बढ़ता गया। कोबर के अनुसार कुछ समय बाद अवतलन होने से टेथिस भूसन्नति में सुकिड़न होने लगी। ठीक है, इसकी चौड़ाई जो टेथिस सागर था इसकी चौड़ाई घटने लगी। अवतलन मतलब नीचे की तरफ जाना। टेथिस भूसन्नति में सिकुड़न होने से उसमें जमा अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने लगे। स्वाभाविक है, मोड़ पड़ेंगे जब चट्टानें जमा होंगी। कोबर कहते हैं, एक साहब कहते हैं कि मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दोनों किनारों पर अधिक हुई, परिणाम स्वरूप बीच का भाग समतल रूप में ऊपर उठ गया। इसके एक तरफ का मोड़ हिमालय पर्वत है और दूसरे तरफ का जो मोड़ पड़ा वो क्युनलुन पर्वत के नाम से जाना गया। ठीक है, और जो बीच का भाग बना वो तिब्बत पठार के नाम से जाना गया। तो ये था भूसन्नति सिद्धांत। अब एक और भूगोलवेत्ता आते हैं, इनका भी सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार आता है। ये जो सिद्धांत, दोनों सिद्धांत लगभग सेम ही है। ठीक है, हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो हैरी हेस साहब ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये भी याद रख लेना, नोट करते हुए चलना। ठीक है, हर एक चीज बताते हुए चलेंगे कि कहीं से भी प्रश्न आ जाए, दुनिया में कहीं से भी एग्जामिनर प्रश्न लेके आए, यहां से छूटना नहीं चाहिए बस। आइए भूसन्नति सिद्धांत को देखते हैं। पृथ्वी की सतह से 2 किलोमीटर की गहराई में दृढ़ भूखंड पाया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अनुसार ये भूखंड 6 भागों में विभाजित हैं। इन्हीं भूखंडों को प्लेट कहते हैं। भूखंडों से सवाल आता है ऐसी नहीं है, लेकिन ऊपर की परीक्षाओं में आता है, जैसे पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, यूपीएससी, फिर भी यहाँ हम देख लेते हैं। तो कौन कौन सी प्लेट है, तो इंडियन प्लेट जिस पर आज इंडिया है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, जिसे उसके बाद एक प्लेट है प्रशांत महासागर वाली, उसको बोलते हैं पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। ये 6 प्लेटें हैं। प्लेट विवर्तन की थियरी के अनुसार ये प्लेटें स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील अवस्था में है, ये भ्रमण कर रहती हैं। भारत जो है वो इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है। जो गोंडवाना लैंड की बात कर रहे थे कोबर साहब, अब ये हैरी हेस साहब कह रहे हैं कि ये इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है। बस इतना ऐसा अंतर है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अनुसार इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यूरेशिया प्लेट से टकराया, तब इन दोनों प्लेटों के मध्य टेथिस सागर में जमे जो अवसादी मलबे थे उनमें बलन की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी, मतलब फोल्ड करने लगा जो मलबा जमा था। ठीक है, गोल गोल घूमने लगा। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां, वो जो मलबा गोल गोल घूमने लगा मतलब बलन हुआ, उसका उत्थान हुआ। फिर हिमालय की 4 श्रेणियां आई। ट्रांस हिमालय आता है, बृहद हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है, शिवालिक हिमालय आता है। ये हिमालय की श्रेणियां आती हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ये हिमालय का पूरा विस्तृत वर्णन है, इससे आगे कुछ नहीं आने वाला है, ध्यान रखना। हाँ, चोटियों से प्रश्न आता है, चोटियां भी बताएंगे हम इसको। हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा प्रश्न था। तो हिमालय को जो म्यांमार में जाना जाता है वो अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यही शाखा जो एक शाखा और जाती है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिस पर आज है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। 7वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज, पोषक अनाज को क्या नाम दिया? जीवन रक्षा, अन्न, श्री अन्न। ठीक है, तो जो अभी हाल में ये करंट से संबंधित है तो याद रखना। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कुछ फसलों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको हल कर लेते हैं। प्रमुख फसल उत्पादक राज्यों को, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। इसका प्रमुख उत्पादन चावल, जूट, तिल, तंबाकू, साथ ही साथ में फसल उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है पश्चिम बंगाल असम के बाद, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है,
कृषि राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पे आएगा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह देश में गन्ना और खाद्यान्नों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश याद करना, नोट करते हुए चलना, यहां से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश चावल, बाजरा, जौ और अन्य दालों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये भी नोट कर लेना। अभी हम पहला भी बताएंगे, दूसरा भी एक कृषि के आधार पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश देश का एक आवश्यक कृषि राज्य है। इसका प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून थोड़ा पश्चिमी विक्षोभ से भी बारिश प्राप्त होती है। मतलब इसे किसी न किसी तरीके बारिश प्राप्त होती रहती है। ठीक है, इसीलिए ये जो कृषि में उत्पादकता है इसकी दूसरे स्थान पे है। पंजाब कृषि उत्पादकता में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे चावल, गेहूं, गन्ना, कपास और खाद्यान्न जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा है? तो ये पंजाब है। यह न केवल गेहूं बल्कि धान का भी तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब धान के उत्पादन में। ठीक है, ये भी याद रखना, गेहूं के भी उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है, या खाद्यान्न का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा? पंजाब। मतलब प्रश्न कहीं से भी बने, नोट करते हुए चलिए बस मेरे दोस्त। हरियाणा, हरियाणा देश का 5वां सबसे बड़ा कृषि राज्य है, ये भी ध्यान रखना। इस राज्य में उत्पादित फसलों में गेहूं हो गया, धान हो गया, सूरजमुखी हो गया, गन्ना हो गया, ये सब हरियाणा भी उत्पादन करता है। हालांकि देश में सूरजमुखी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हरियाणा ही है। मध्य प्रदेश राज्य को देखते हैं तो ये कृषि उत्पादन वाले राज्यों में 6ठे स्थान पर आता है। यह राज्य अरहर, उड़द, सोयाबीन आदि जैसे कई फसलों का उत्पादन करता है। मतलब कि दाल का ज्यादा उत्पादन यही होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में गेहूं, मक्का, जौ जैसे अनाज का भी उत्पादन होता है और गेहूं और मक्का दोनों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अब याद कीजिए, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान पंजाब का आ गया गेहूं उत्पादन में। ठीक, असम राज्य, यह राज्य चाय उत्पादन, चावल की खेती, बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, ग्रामीण रोजगार और कृषि वस्तुओं को निर्यात करने में बहुत ज्यादा योगदान भी देता है। असम भी है, इसी में देख लेते हैं। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा? असम। दूसरा पश्चिम बंगाल। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है, अगर आएगा तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो असम है। दूसरा कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे याद करोगे, याद हो जाएगा आसानी से। कुल आबादी का लगभग 62% का रोजगार प्रदान करता है आंध्र प्रदेश कृषि में। चावल आंध्र प्रदेश की प्रमुख फसल है और मुख्य भोजन जो है वो भी चावल ही है। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है और यह भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्यों का 10वां स्थान रखता है। कौन सा? छत्तीसगढ़। ये भी याद रख लेना, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, कई बार आ चुका है, तो छत्तीसगढ़ को। भारत के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। यहाँ 23 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान है कर्नाटक का। किसमें? गन्ना के उत्पादन में, याद रखना। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य की बात करें तो इसमें उठापटक होती रहती है। ठीक है, 2023 में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बन के उभरा। हालांकि इसके पहले जो था 2022 में महाराष्ट्र हुआ करता था। ठीक है, इसके पहले चीनी में महाराष्ट्र था। अब रही बात चीनी मिलों की, तो चीनी मिलों की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है लेकिन महाराष्ट्र में कम है। तो हमारा प्रश्न था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटे अनाज, पोषक अनाज को क्या नाम दिया था? तो श्री अन्न। ठीक, इसको याद रख लेना। किस राज्य में कितनी चीनी मिलें हैं ये भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना करेंगे, बस इससे ज्यादा यहीं से प्रश्न आते हैं अगर आते हैं तो। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में 157 चीनी मिले, जिसमें 118 मिले परिचालन में हैं। वहीं महाराष्ट्र में अधिक चीनी मिले हैं, यहाँ कुल 246 मिले हैं, जिसमें 210 परिचालन में हैं। ठीक है, दुनिया में यदि सबसे बड़ी चीनी उत्पादक देश की बात करें तो वो ब्राजील है। वहीं दूसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है। हालांकि नोट कर लेना इसको दोनों को, सबसे नंबर 1 पे ब्राजील, दूसरे स्थान पे भारत। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक चीनी उपभोग करने वाला देश भी है। जितना यहाँ पैदा करता है सब खा लेता है। ठीक है, यहाँ इतनी जनसंख्या है कि सब समाप्त हो जाती है। चीनी का उत्पादन किया जाता है, उसका देश में उपभोग कर लिया जाता है, तो निर्यात की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आयात ही न करना पड़े आगे आने वाले समय में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 8वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या केरल? ये आपके ऑप्शन है। सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य, प्रश्न 8वां है। ध्यान रखना, अभ्रक से संबंधित प्रश्न कई बार आ चुका है। अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में कुल खनिज उत्पादन, पूरा खनिज देखते हैं। उत्पादन मूल्य में 69% हिस्सा जो है ईंधन खनिजों का है। ईंधन खनिज उत्पादन मूल्यों में भी सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कोयले का है। ठीक, ईंधन खनिज 69%, उसमें भी कोयले का सबसे ज्यादा योगदान। इस बात का विशेष ध्यान रखना, नोट कर लेना। प्रश्न आ सकता है कि भारत में खनिज उत्पादन में के मूल्यों में सबसे ज्यादा हिस्सा किस खनिज का है? तो ईंधन का है। कितना प्रतिशत है? 69, मतलब कि 69%। ठीक, तो नोट कर लेना, याद कर लेना इसको। यदि क्षेत्रवार देखा जाए तो कुल खनिज उत्पादन मूल्यों में सर्वाधिक 30% जो हिस्सा है अपतटीय क्षेत्रों का है। 30% जो हिस्सा है वो अपतटीय क्षेत्रों का है। ये भी नोट कर लेना। नोट करते हुए एक कलम लेके बैठिए, एक कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि जो प्रश्न आए उसे नोट करते हुए चलिए। ठीक है, भारत में राज्यों में खनिज मूल्यों की दृष्टि से राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर उड़ीसा। ठीक है, दोनों खनिज उत्पादन में की बात कर रहे हैं। खनिज उत्पादन में मूल्यों के आधार पर जब तौला जाता है, मूल्यों के आधार पर, तो पहला राजस्थान, दूसरा उड़ीसा। वर्तमान में भारत का 99% से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कहां से होता है? कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, राजस्थान। ये 5 राज्यों को मिला करके 28 राज्यों में 5 राज्यों में ही लोहा उत्पादन 99% होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी सम्मिलित मिला के पूछा जा सकता है, पूछ भी लेता है, लेकिन छोटी परीक्षाओं यूपीपी में इतना भरमाएगा नहीं। ठीक है, भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है उड़ीसा। किसका? लौह अयस्क का। सबसे बड़ा भंडारण जो है लौह अयस्क का अभी कर्नाटक के पास है। उत्पादन में उड़ीसा है लेकिन भंडारण में कर्नाटक है। याद रखना, इसको नोट कर लेना, जरूरी है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य, और प्रश्न आ सकता है कि सबसे बड़ा लौह भंडारक, भारतीय राज्यों में सबसे बड़ा लौह भंडार राज्य कौन सा है? ठीक है, विश्व में चीन जो है लोहा उत्पादन में प्रथम है, ब्राजील दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर, वहीं भारत जो है लौह अयस्क में चौथे नंबर पर आता है। ठीक, ये चारों नोट कर लेना। क्रम से मिलान के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं, 1 2 3 4, भारत, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन। ठीक है, यदि ये क्रम याद कर लिया आपने, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, मिलान में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से कोई हवा मत लीजिए, हवा नहीं है यूपीपी। 8वां प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? अच्छा, यही प्रश्न चल ही रहा था। ठीक है, प्रमुख रूप से यह धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में मिलती है। क्या? लौह अयस्क। ठीक है, मैग्नीज का सबसे अधिक प्रयोग लौह अयस्क को गलाने में और मिश्र धातु को बनाने में किया जाता है। मैग्नीज जो है वो लौह धातु को, ये भी प्रश्न आ सकता है, विज्ञान से संबंधित प्रश्न आ सकता है कि लोहा में मैग्नीज को मिलाने से क्या बनता है।
या लोहे में मैग्नीज को क्यों मिलाया जाता है? तो लोहा को गलाने के लिए मैग्नीज को मिलाया जाता है। ठीक है। भारत का कुल भंडार में उड़ीसा जो है वो 34% है, हिस्सेदारी के साथ शीर्ष में है। इसके बाद कर्नाटक, ठीक है, 24% के साथ, मध्य प्रदेश 12% के साथ, महाराष्ट्र 12% के साथ, गोवा 7% के साथ, आंध्र प्रदेश 6% और झारखंड 3% के साथ मैग्नीज उत्पादन कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। मैग्नीज के उत्पादन में सबसे ज्यादा किसकी हिस्सेदारी है? तो उड़ीसा की है। समझ में आई बात? दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, कितना? 24%। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है 12%, महाराष्ट्र है उसके बाद। ठीक है, नोट कर लेना इसको। विश्व स्तर पर देखते हैं तो मैग्नीज के भंडारण की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका 43%, ब्राजील 18% अग्रणी देश हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी 18% के साथ बना हुआ, गैबान में 4%, ठीक, चीन में 4%, भारत में सिर्फ 2% मैग्नीज का भंडार पाया जाता है। इसको नोट कर लेना, ये भी स्क्रीनशॉट दे दूं, ले लेना इसका। ठीक है। विश्व स्तर की भी बात हो रही है और राज्य स्तर की भी। प्रश्न कहीं से आए छूटना नहीं चाहिए। भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, तांबा उत्पादन में। ठीक, पूरा इसको देख रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है। खनिजों को भारत में प्रश्न आ सकता है, तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य है? विश्व में चिली जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। तांबे का प्रयोग विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं को बनाने में किया जाता है। जैसे तांबा के साथ टिन का मिश्रण कर दिया जाता है तो कांसा बन जाता है। ठीक है। तांबा को जस्ते से मिश्रण करके पीतल बना लिया जाता है। इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं। तांबा प्लस जस्ता बराबर क्या? तांबा प्लस टिन बराबर क्या? तो इसी तरीके भी प्रश्न आ सकते हैं। या फिर विश्व स्तर की बात की जा सकती है कि विश्व में चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, या संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादक राज्य है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। यूरेनियम के उत्पादन में हम देखते हैं देश में अभी झारखंड और सिंह भूमि का जादूगोड़ा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का उत्खनन किया जा रहा है। ये 3 जगह अभी तक हाल ही में जो उत्खनन किया जा रहा है वो यही 3 जगह। कहाँ कहाँ पे? झारखंड का सिंह भूमि जिला, जादू के वहाँ पे एक खान है जादूगोड़ा की खान। आंध्र प्रदेश का यूरेनियम में उत्खनन किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में भी। ठीक है। तो कभी प्रश्न आ चुका है जादूगोड़ा की खान से क्या निकाला जाता है। ठीक है। विश्व स्तर पे देखते हैं अगर मैं यूरेनियम के उत्पादन में, तो कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा रूस, नामीबिया, उज्बेकिस्तान, यूएसए, यूक्रेन में भी यूरेनियम के खनिज मिलते हैं। ठीक है। हाल ही में भारत में सीकर एक जिला है, खंडेला तहसील के रोहिला में लगभग 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। आरंभिक अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार संभावित हैं। यूरेनियम एक बहुत ही महंगी धातु है, ध्यान रखना। आइए देखते हैं अभ्रक उत्पादन में। आंध्र प्रदेश भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं कुछ समय पहले तक अभ्रक के उत्पादन में भारत को पूरी दुनिया में पहला स्थान प्राप्त था। अब ब्राजील, चीन, कनाडा आदि देशों में भी अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में उत्पादित अभ्रक ज्यादातर विदेशों में निर्यात कर दिए जाते हैं, जहां से भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होती है, डॉलर हमारे जेब में आता है। ठीक है, भारतीय राजकीय राजकोष में। ठीक है। 9वां प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। प्रश्न बढ़िया है। अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सबको पता है, हिमालय की एवरेस्ट है। ठीक है। पश्चिमी घाट की कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वत भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, एक श्रृंखला है। विश्व में जैविक विविधता के लिए यह श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान भी है। जैविक विविधता में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ठीक है, विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ठीक, इसका ध्यान रखना स्थान का। ठीक, चौथा, पश्चिमी घाट पर्वत भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को
जो है ये जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा, यहाँ बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं जीव जंतु को पेड़ पौधों में। ठीक है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबा। ठीक, पश्चिमी घाट सह्याद्री की बात कर रहे हैं अभी। केरल में अनाईमुडी की चोटी पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ तक कि हिमालय श्रेणी की चोटियों को छोड़ दिया जाए तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो भारत है, गोंडवाना लैंड का भाग है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, हिमालय तो टेथिस सागर का भाग है। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा कौन सी शाखा से होती है? मानसूनी वर्षा जो होती है गर्मियों में, वो कौन सी शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, या फिर फारस की खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी से, कौन सी होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इस कारण स्वाभाविक रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से टकरा करके वहीं बरस जाती है। ठीक, जो टकराती है वहीं बरस जाती है। उसके बाद नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटियों में जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना बारिश नहीं करती। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पूरे पश्चिम तटीय मैदानों पर वर्षा करती है, लेकिन उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकरा पाती, उसके समांतर चली जाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समांतर होती है। उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए इसके चलते ना तो पूर्वी घाट से टकरा पाती है और ना ही बारिश कर पाती है। ये जहां अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के मालाबार तट पर जून से लेकर के सितंबर तक मूसलाधार वर्षा करती है, वहीं इसके पूर्व में कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, इन्हीं महीनों में वो सूखा रहता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए सबसे पहले कहां टकराती है? मेघालय के शिलांग पठार से। इससे शिलांग पठार पर 3 पहाड़ियां गारो, खासी और जैंतिया पर वर्षा प्राप्त होती है। इनमें से खासी जो पहाड़ी है, सबसे ज्यादा वर्षा यहीं प्राप्त होती है, इसका ध्यान रखना, पूछा जाता है। खासी पहाड़ी पर स्थित एक स्थान है चेरापूंजी। चेरापूंजी का एक स्थान है मासिन राम, लगभग 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पे होती है, जबकि मालाबार तट इस समय सूखाग्रस्त रहता है। ठीक है, मासिन राम जो है वो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। प्रश्न कई बार आया है। बंगाल की खाड़ी शाखा मेघालय के शिलांग पठार से टकराने के पश्चात असम की एक घाटी है जिसका नाम सुरमा घाटी है, उस रास्ते से असम में प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंचते ही यहाँ वर्षा करती है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र घाटी में। क्यों? क्योंकि आगे हिमालय, पीछे शिलांग पठार। शिलांग पठार से टकराने के पश्चात बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा हुगली नदी के मुहाने के पास से उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश कर जाती है और कलकत्ता, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए ये मथुरा तक पहुंचती है। ठीक है, कलकत्ता में 150, पटना में 100 सेंटीमीटर, प्रयागराज में 70 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर लगभग वर्षा होती है। एक बार प्रश्न आया था पुलिस एग्जाम में कि गोरखपुर, इलाहाबाद और मथुरा में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आप लोग बताइएगा। राजस्थान में ना तो अरब सागर शाखा वर्षा कर पाती है, ना ही बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों ही राजस्थान में, इसीलिए वो राजस्थान क्या है? मरुभूमि है, मरुस्थल है, बना है। ठीक है, लेकिन अरावली श्रृंखला मरुभूमि को आगे बढ़ने से रोक रही है अभी, पर उत्खनन कार्य इतना तेजी से चल रहा है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है मरुस्थल बढ़ जाए। ठीक, तो इसका भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा किस शाखा से होती है, ये हमारा प्रश्न है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से उत्तर प्रदेश में मानसूनी वर्षा होती है और पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा होती है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन सर्दियों के समय में। अगला प्रश्न है, बाबा बूदन पहाड़ी कहाँ है? बाबा बूदन की पहाड़ी जो है कहाँ पे है? बाबा बूदन गिरी
शाब्दिक रूप से बाबा बूदन पहाड़ी से कहते हैं, जिसे चंद्रद्रोण शाब्दिक रूप से चंद्रमा मार्गदर्शन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पर्वतमाला प्राकृतिक रूप से अर्धचंद्र के आकार की बनती है। भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। इस श्रेणी की मुख्य चोटियां बाबा बूदनगिरी, ऊंचाई 1895 मीटर, मुल्यानगिरी 1930 मीटर और अन्य हैं। ठीक है, मुल्यानगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। बाबा बूदन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है 1930 मीटर। ठीक है, याद कर लेना इसको। यह रेंज अपने व्यापक काफी बागानों के लिए जानी जाती है, जो भारत के सबसे पुराने सबसे व्यापक बागानों में से एक है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी सूफी संत बाबा बूदन के ने की थी, जिनके बारे में माना जाता है कि वो पहले व्यक्ति थे, वो पहले तस्कर थे। ठीक है, जिन्होंने विदेशों से काफी लेके तस्करी करके यहाँ लेके आए थे। तो बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ है? भारत के पश्चिमी घाट में एक पहाड़ी और पर्वत श्रृंखला है, कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। ठीक, याद कर लेना इसको भी। 2-3 फैक्ट हैं। बाबा बूदन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, बाबा बूदन पहाड़ी फेमस क्यों है? ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट हैं, नोट कर लेना। लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन सा? बढ़िया प्रश्न है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करने वाला चैनल है। ठीक, तो लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। ठीक है, कई द्वीपों का ये समूह है। इसकी जो राजधानी है कवारत्ती है, लक्षद्वीप की राजधानी है, और यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है, नोट कर लेना मेरे दोस्त। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है और ये किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति की सबसे ऊपरी हिस्से, मतलब ये प्रवाल द्वीप हैं। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में 12 प्रवाल द्वीप जिसे एटॉल कहते हैं, 3 प्रवाल भित्ति जिसे रीफ कहते हैं, और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल छोटे बड़े 36 द्वीपों से यह द्वीप समूह बना है। ठीक है, 36 द्वीप हैं समुद्र के अंदर। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करने वाला चैनल है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है 9 डिग्री चैनल। ठीक, चैनल मतलब सकरा, रास्ता जल का। 13वां प्रश्न है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल है। थोड़ी तबीयत आज खराब है, क्या करें। 8 डिग्री चैनल, पाक जलडबरू मध्य, 9 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला जो चैनल है, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप के दक्षिण सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में 398 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल है, मतलब समुद्र का सकरा मार्ग है जिससे जल जाता है, वही इसको अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडमान से निकोबार द्वीप को अलग करने वाला चैनल है। अंडमान से निकोबार द्वीप को अलग करने वाला चैनल है। अंडमान और निकोबार अधिकांशतः 6 डिग्री उत्तरी से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इन द्वीपों को 2 भागों में बांटा जाता है, ये भी जानना जरूरी है। कितने भागों में? 2 भागों में। यहाँ पर लगभग 572 द्वीप हैं। इस द्वीप समूह का लगभग 86% भाग वन संपदा से घिरा हुआ है। ये हमारे जो क्या बोलते हैं सुंडालैंड का भाग है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। अंडमान द्वीप समूह में स्थित प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर और आगे बढ़ेंगे तो दक्षिण अंडमान, और लास्ट में सबसे जाएंगे तो लिटिल अंडमान। उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, लिटिल अंडमान के बाद जो आएगा 10 डिग्री चैनल आएगा, फिर आएगा कार निकोबार। ठीक है, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। इस तरीके से याद कर लें। ये जो निकोबार है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित प्रमुख द्वीप
उत्तर से दक्षिण का क्रम है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। एक लाइन से लिखते जाएंगे, अपने आप सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन द्वीपों का निर्माण जो सागर के जल में डूबे पर्वतीय चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है। ये लगभग क्लियर नहीं है, लेकिन ये हिमालय का ही भाग है। छोटे द्वीपों की उत्पत्ति जो हुई है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो वहीं निकोबार द्वीप समूह में स्थित भी है। ठीक, इसका भी ध्यान रखना। तो जब वो सक्रिय ज्वालामुखी है तो द्वीप बनेगा ही। अंडमान और निकोबार भारत का एक संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी साउथ अंडमान पर स्थित है। इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। याद हो गई? किसी न किसी तरीके ये रटते हुए चलिए। अंडमान और निकोबार को कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग करता है। कोको चैनल म्यांमार से अलग करता है और ये क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल ये इंडोनेशिया से अलग करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से सीमा बना रहे हैं ये चैनल, ध्यान रखना। चैनल का मतलब होता है ये टीवी का चैनल नहीं, मोबाइल का चैनल नहीं, ये समुद्र का सकरा रास्ता होता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से अब तक इसमें से लावा, राख सब कुछ निकल रहा है। नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में है, अंडमान के पूर्व में। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी सक्रिय या जागृति ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। अब प्रश्न हमारा क्या था, अंडमान से निकोबार द्वीप को अलग करने वाला चैनल, तो उत्तर बताने की जरूरत नहीं है या बताना पड़ेगा। तो इसका उत्तर सुन लीजिए, 10 डिग्री चैनल। ठीक, 14वां प्रश्न पे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से 6 डिग्री, 8 डिग्री, डंकन पास, ठीक, 9 डिग्री। लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है डंकन पास। अब इससे ज़्यादा अंडमान से प्रश्न आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। व्हीलर द्वीप किस नदी के किनारे पर बसा है? व्हीलर द्वीप हुगली, दामोदर, बैतरणी, ताम्रपर्णी नदी, ये 4 नदियां हैं। ठीक है, और ये चारों पठारी भागों से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो व्हीलर द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी और चांदीपुर के दक्षिण में स्थित है। चांदीपुर पहले कहा जाता था, व्हीलर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हो गया, फिर इसका नाम और भी चेंज हुआ है। ठीक है, उड़ीसा के मशहूर व्हीलर, इसको आइलैंड कहा जाता था, नई पहचान मिली है। अब ऐतिहासिक द्वीपों का जो नाम रखा गया, इसका ऐतिहासिक नाम कलाम या अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। मिसाइल द्वीप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बसा है ये बैतरणी नदी के मुहाने पर बसा है। ठीक है, कौन सी नदी? बैतरणी नदी, ध्यान रखना। अब रही बैतरणी नदी, तो बैतरणी नदी किसकी सहायक नदी है? प्रसिद्ध हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर बसा है? प्रश्न कई बार आ चुका है, किसी न किसी एग्जाम में 2-3 बार ये प्रश्न मिला है। प्रसिद्ध हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर बसा? कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, कृष्णा। ठीक है, तो आइए कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। ये सारी नदियां कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी पूर्व दिशा से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से, महाबलेश्वर चोटी है उसी के पास से ये निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी का कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 27% भाग महाराष्ट्र में आता है प्रश्न। 44% भाग कहाँ पे? कर्नाटक में। 29% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है, प्रश्न आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो हैदराबाद शहर है किस नदी के तट पर बसा है? ये मूसी नदी के तट पर बसा है। मूसी नदी
कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक। 17वां प्रश्न, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अब आ चुके हैं हम सतपुड़ा, फिर देखेंगे विंध्यन, इसी क्रम में चलते हुए पूरा हम एक ही वीडियो में पूरा भूगोल समाप्त। अमरकंटक, मैकाल पहाड़ी, धूपगढ़ चोटी या राजपीपला। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। पहली चीज तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती जिसे बोलते हैं कि दरार घाटियों के बीच, राजपीपला महाराष्ट्र में, उसके बाद महादेव, पूर्व और जाते हैं तो मैकाल श्रेणी के रूप में 3 श्रेणियां बटी हुई हैं। ठीक है, इन तीनों श्रेणी के रूप में ये पूर्व से पूर्व की तरफ विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट की चट्टानों से बना है। तो प्रश्न आता है कि भारत में एकमात्र भ्रंशोत्थ पर्वत कौन सा है? 2 भ्रंश घाटियों के बीच जो उठा हुआ भाग होता है उसी को बोलते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक, भ्रंश पर्वत। तो भ्रंश पर्वत एकमात्र भ्रंश पर्वत, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, कौन सा है? अभी बताया हूं, सतपुड़ा। ठीक, नोट कर लेना इसको। सतपुड़ा भ्रंशोत्थ पर्वत क्यों है? 2 भ्रंश घाटियों के बीच का स्थान है, इसीलिए ये भ्रंशोत्थ पर्वत के नाम। ये उठा नहीं है बल्कि घाटियां नीचे चली गई हैं तो ये पर्वत के नुमा की आकृति बन गई है। जो घाटियां होती हैं वो धंस गई हैं जमीन में, तो बीच का भाग ऊपर उठ गया, बस इतना ही है, याद रखना। ये ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है, 1350 मीटर, जो कहाँ पे स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियां निकलती हैं। और ये जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, इसी के पास एक हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, इसको भी याद कर लेना। कहाँ पे है? किस पहाड़ी पे है? तो महादेव पहाड़ी पर। ठीक है, किस पर्वत पर? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर। पूर्व में मैकाल पहाड़ी स्थित है जो सतपुड़ा का ही बढ़ा हुआ भाग है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम भी होता है। कहाँ से? अमरकंटक चोटी से। इसका ध्यान रखना, नोट कर लेना ये भी। ठीक है, तो 17वां का उत्तर है धूपगढ़ चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है, कैमूर पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ठीक, हिमालय का, अरावली का, विंध्यन का, सतपुड़ा का। कैमूर पहाड़ी स्थानीय नाम है, ध्यान रखना, कुछ स्थानीय नामों से भी प्रश्न आता है। कैमूर पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो विंध्याचल पर्वत के पश्चिम भाग में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की एक पर्वतमाला है। यह कई पेचदार खंडों में बटी हुई है। ऐतिहासिक रूप से इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का विभाजक भी माना जाता है। पहले भी राजा महाराजाओं में युद्ध होता था तो विंध्य के दक्षिण में दक्षिण वाले राजा, उत्तर में उत्तर वाले राजा। यह गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फैली हुई श्रृंखला है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसे जो है इसके भूभाग को भारनेर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। कहाँ पे? स्थानीय बात कर रहे हैं, स्थानीय स्थानों पे भारनेर। प्रश्न आ सकता है भारनेर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? भारनेर की पहाड़ियाँ किससे संबंधित हैं? विंध्यन की उस स्थान का नाम बताइए जहां इसको भारनेर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा जो सतपुड़ा पहाड़ों से आकर मिलता है उस पर्वत को मैकाल की पहाड़ी कहते हैं। दोनों पर्वत एक साथ मिल रहे हैं यहाँ पे। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत की जो श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत इसकी सबसे ऊंची जगह है, चोटी है। झारखंड में
इसे पारसनाथ पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कैमूर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। पूर्व में इसकी जो सीमा है वो छोटा नागपुर पठार से लगती है। ठीक। तो विंध्याचल पर्वत से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जैसे काली सिंध, पार्वती नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, तमसा नदी, परवन नदी, नेवज नदी। ये कहाँ से निकलती हैं? तो ये विंध्यन श्रृंखला से निकलने वाली नदियां हैं। तो इनको नोट कर लेना। एक दो जैसे सोन नदी हो गई और केन नदी हो गई, काली सिंध हो गई, बेतवा हो गई और नर्मदा। ये 3-4 नदियों से प्रश्न आते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। ये कितने राज्यों में है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी वाला भाग है, बिहार, इतने राज्यों में ये विस्तृत है। कौन सी श्रृंखला? तो विंध्याचल श्रृंखला, विंध्यन श्रृंखला। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन इतिहास देखेंगे तो ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत इसे बताया गया है शास्त्रों में। ठीक है, तो कैमूर पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला का। अब बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जूलेखी एक स्थान है। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ जूलेखी स्थान मिलता है, यहाँ से भी देख लेना। इस क्षेत्र में, जूलेखी क्षेत्र में बलुआ पत्थर की प्रधानता है, किंतु कहीं कहीं पर परिवर्तित चट्टानों की प्रचुर मात्रा भी मिलती है। ठीक है, कैमूर पहाड़ियों में। या कैमूर पहाड़ी जो है भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कटंगी के पास प्रारंभ होकर सर्वोत्तर श्रेणी के रूप में रोहतासगढ़ क्षेत्र तक चली जाती है। कैमूर पहाड़ियों का थोड़ा सा वर्णन है, इसको भी देख लेना। ठीक है, 19वें प्रश्न पर चलते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुंडी, महाबलेश्वर, दोदा बेट्टा, इनमें से कोई नहीं। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? प्रश्न बढ़िया है। नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल भी है, जिसकी खूबसूरती देखते बनती है। ध्यान रखना, इस पर्वत के जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर्वतीय स्थल जो हैं ये पर्यटन का केंद्र है। बहुत अच्छी जगह है। कभी आप लोगों को जब नौकरी मिल जाए तो कभी छुट्टी उट्टी लेके जाना नीलगिरी की पहाड़ियों पे घूमने। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेट्टा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, लेकिन ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी नहीं है, ये दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ध्यान रखना इसको। दक्षिण भारत में अपनी तरह का पहला मुदमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य केरल कर्नाटक सीमा पर है, जो इसी स्थान पर है। ठीक है, नीलगिरी पर ही 321 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य के पास ही बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। इन दोनों उद्यानों को मोयर नदी द्वारा, एक नदी है मोयर नदी, वो दोनों उद्यानों को अलग करती है। मैसूर और ऊटी को जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसी उद्यान से होकर जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। थोड़ा 2-3-4 फैक्ट हैं। 20वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी, महाबलेश्वर, दोदा बेट्टा या इनमें से कोई नहीं। अब पूछ रहा है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। ठीक, अनाईमुडी, महाबलेश्वर, अभी पीछे वाले में दोदा बेट्टा मिली थी। तो ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियां पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां हैं और ये तमिलनाडु राज्य अर्थात दक्षिण पश्चिमी भारत के एलिफेंटा पर्वतमाला के नाम से विख्यात हैं। इसको भी नोट कर लेना। ठीक, ये पहाड़ियां दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु, केरल में स्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची पहाड़ी है अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अनाईमुडी, अनाईमुडी याद रखना। अन्नामलाई की और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा है।
ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ियों के निचले हिस्से में कॉफी और चाय की खेती की जाती है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में ये काफी ज्यादा अहम, यहीं पे इसी पहाड़ी पर के नीचे तराई भाग में, ठीक है, इन पहाड़ियों पर कडार मारवाड़ को पुलिया लोग निवास करते हैं। ये यहाँ की जनजाति है, कडार मारवाड़ वो पुलिया। इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो शिकार संग्रहण झूम खेती करना है, ठीक है। तो आदिवासियों से कुछ प्रश्न आ सकते हैं कि फला जनजाति कहाँ रहती है, इसलिए इसको नोट कर लेना, बाकी कुछ है नहीं। 21वां प्रश्न है, कोडाईकनाल पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाईकनाल, सेवाराय, इलायची, पालनी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी पहाड़ियां हैं जहां पे कोडाईकनाल पर्यटक स्थल स्थित है? नींद आ रही है मुझे भी। भारत के तमिलनाडु राज्य में बसा एक शहर है कोडाईकनाल, ठीक। कोडाईकनाल हिल जो है रिजॉर्ट अपनी सुंदरता और शांत वातावरण से सबको सम्मोहित करने वाला है। यह पालनी पहाड़ियों के बीच बसा एक जगह है। दक्षिण भारत का प्रमुख हिल स्टेशन है कोडाईकनाल, ठीक है। किस पहाड़ी पर? पालनी पहाड़ी पर, ध्यान रखना, पालनी पहाड़ी पर। प्रश्न क्या है? कोडाईकनाल पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर है? तो पालनी पहाड़ी, नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है। बढ़ते हैं 22वां प्रश्न, थालघाट दर्रा कहाँ है? थालघाट केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात? थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट्टा, ये 4 दर्रे दक्षिण में हैं, इसको याद करना पड़ेगा। थालघाट जो है प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। यह पश्चिमी घाट सह्याद्री में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यही प्रश्न पूछा जाता है, मुंबई को कलकत्ता से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? थालघाट, ठीक है। या मुंबई को नासिक से जोड़ता है, दोनों याद कर लेना। मुंबई को कोलकाता से, मुंबई को नासिक से, प्रश्न कहीं से यार, रूट एक ही है, ठीक है, शहर अलग अलग हैं बस। भोरघाट प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पश्चिमी घाट श्रेणी की सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। महाराष्ट्र राज्य में कर्जत और खंडाला के बीच स्थित इस दर्रे से होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है, ठीक है। कौन सा? भोरघाट, जो मुंबई को अन्य कई दक्षिण भारतीय नगरों से जोड़ता है, ठीक है। तो याद रखना इसको भी, भोरघाट, पालघाट मुंबई कलकत्ता, भोरघाट दक्षिण के प्रदेश। तो थालघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में। कमेंट में बताइएगा पालघाट दर्रा कहाँ है। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ हैं? इलायची पहाड़ियाँ महाराष्ट्र गोवा सीमा पर, कर्नाटक केरल सीमा पर, केरल तमिलनाडु सीमा पर, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी पहाड़ियाँ? इलायची पहाड़ियाँ, कार्डामम या इलायची पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। ये कार्डामम का हिंदी अर्थ जो होता है वो इलायची होता है। इन्हें कार्डामम नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कार्डेमम। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, जो पर्वतीय घाट है उसके भी दक्षिण में स्थित है। कार्डामम की पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के दक्षिण स्थित कार्डामम को इलायची पहाड़ियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे इलायची बहुत ज़्यादा होती है। ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है, ठीक है, इससे लगती है। किससे? इलायची पहाड़ी या कार्डामम पहाड़ी से, ठीक है। तो इसको याद करना। अगला प्रश्न 24वां, उकई परियोजना किस नदी पर बनाई गई परियोजना है? नर्मदा नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी या फिर मूसी नदी? उकई परियोजना किस नदी पर बनाई गई परियोजना है? 24वां प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। परियोजना से संबंधित 3 वीडियो पीछे हैं, पूरा देख लेना हर जगह से, इससे ज़्यादा कहीं आने वाला नहीं है। उकई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के अंतर्गत उकई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत, एक जिला है सूरत, आपके गांव देश से तो बहुत ज़्यादा आदमी कमाने गए होंगे वहाँ लोग, ठीक है। यहाँ 75 × 4 मेगावाट की विद्युत इकाइयाँ लगाई गई हैं।
अगला प्रश्न है 25वां, जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में है? जवाहर सागर परियोजना किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? और यदि आपका प्रश्न गुजरात है तो गुजरात के किस स्थान पर आपका प्रश्न उत्तर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश किस स्थान पर, ये जरूर बताना। जिले का नाम पूछता है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित परियोजना है या भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में राजस्थान राज्य अपना स्थान रखता है। ठीक है, तो ये राजस्थान की है, तो याद रखना इसको। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, किसी न किसी तरीके से पूरी वीडियो देखिए, पूरा देखेंगे बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको मिल रहे हैं। और इससे पहले मैं 3 मैराथन डाल चुका हूँ, वो भी जा कर के प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ से जाके देखिए पूरा जीएस कंप्लीट। अब भूगोल इससे ज़्यादा कहीं से आने होने वाला नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।